पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के तत्वाधान में ये कार्यरत रोहतक विश्वविद्यालय केंद्र, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है। रोहतक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की ई विचार गोष्ठी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की गोष्ठी का विषय है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व एवं प्रकार। गोष्ठी में आज हमारे श्रोता हैं माननीय प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, जो वर्तमान में कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हैं और कार्यकारी कुलपति हैं सुकमा रोहतक के। आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठाला जी से मैं गुजारिश करूंगा, जो निदेशक हैं पंचनाद शोध संस्थान के और अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद संस्थान। इसमें आज की इस गोष्ठी में हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों से और शहर के प्रबुद्ध नागरिक जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से इस गोष्ठी में स्वागत करता हूँ। इस गोष्ठी में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग विश्वविद्यालय से हमारे साथी शिक्षक वर्ग, सामाजिक वर्ग, सामाजिक संस्थानों से और शहर के, हमारे रोहतक शहर के सोनीपत से मैं देख रहा हूँ, जींद से, सिरसा से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, यमुनानगर से, हमारे विभिन्न केंद्रों से जो हमारे केंद्र के अध्यक्ष अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का हृदय की गहराइयों से इस गोष्ठी में स्वागत करता हूँ। शहर के माननीय हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारी सक्सेना जी जुड़े हुए हैं और हमारे अरुण मेहरा जी जो हमारे दे रहे हैं, ऋषि गोयल जी जो संयोजक हैं हमारे हरियाणा के पंचनाद शोध संस्थान के, उन सबका स्वागत है। मैं अपनी कार्यकारिणी जो कि रोहतक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की है, उसकी तरफ से आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र, पंचनाद अध्ययन केंद्र पंचनाद शोध संस्थान चंडीगढ़ के तत्वाधान में काम करता है। पंचनाद शोध संस्थान 1984 पर 80 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक बौद्धिक चेतना को जागृत करना और विभिन्न विषयों पर, ज्वलंत विषयों पर चर्चा, विचार विमर्श करना और उस पर शोध करना। आज की इस हमारी गोष्ठी में हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आर्या जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आज इस गोष्ठी में हम उसी कड़ी को जोड़ते हुए, जिसमें कि हम हर प्रकार से गोष्ठी करते हैं, एक ज्वलंत विषय पर, वर्तमान विषय पर, जो कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही विशेष बन गया है, ऑनलाइन शिक्षा। इस ऑनलाइन शिक्षा को पहले जिस रूप से देखा जाता था, आज उसका स्वरूप बदल चुका है और एक प्रकार से ये हमारी ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही कारगर साबित हो रही है जब हम महामारी के इस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी जो अपने घरों पर बैठे हैं, घर पर रहकर सुरक्षित हैं और घर बैठकर ही उनको विभिन्न प्रकार की माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यम से उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है और ये काफ़ी हद तक कारगर भी सिद्ध हुई है। इस विषय को लेकर हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, जिनका इसमें एक गहन अध्ययन है और विशेष रुचि है और काफ़ी अनुभव है, वो इसमें अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम इस दौर में रखा गया, ये हमारे प्रोफेसर कुठाला जी के मार्गदर्शन में ये विषय का चयन किया गया
जिसका हमारे कुलपति महोदय ने बखूबी स्वीकार किया। अपने कीमती समय में से हमारे लिए, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए समय निकालकर हमें अनुग्रहित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये विषय केवल आज जो अध्यापक या शिक्षक या विद्यार्थियों से जुड़ा ये विषय नहीं रह गया। समाज के हर व्यक्ति विशेष के लिए ये विषय बहुत ही जरूरी हो गया है और इसको समझने की सभी को आवश्यकता है। और इसीलिए इस विषय का चयन करते हुए हमने जितने भी केंद्र हैं हमारे शोध संस्थान के और हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। और इस दौर में काफ़ी मैं देख रहा हूँ साथी हमारे जुड़े हुए हैं विभिन्न संस्थाओं से। और जैसा कि ये रूपरेखा रहती है हमारी गोष्ठी की, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजवीर सिंह जी अपना प्रस्तुति देंगे इस विषय पर। उसके बाद प्रश्न काल होगा जिसमें अपनी जो भी जिज्ञासा है आपकी या सुझाव हैं आप अपने चैट बॉक्स पे लिखेंगे और उनको जितने भी हमारे प्रश्न होंगे उनको हमारे सचिव संस्थान के डॉक्टर अश्विनी ढींगरा जी लेंगे। जो लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं बहुत बढ़िया है, कोशिश करें उस पर चैट बॉक्स पे लिखने की। और जो हमारे माननीय सदस्य लिखने में सामर्थ्य ना हो वो लोग वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संक्षिप्त में हो प्रश्न, ऐसा हम आशा करते हैं। और अंत में हमारे अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पुठियाला जी, निदेशक जो हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, वो अपना समावेश करेंगे। मैं फॉर्मल तौर पे प्रोफेसर राजवीर सिंह जी जो हमारे माननीय कुलपति हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के और इस समय वर्तमान में सुपवा का कार्यभार भी देख रहे हैं कुलपति के तौर पे, मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक विशेष रूप से बताना चाहूँगा। प्रोफेसर राजवीर सिंह लगभग 3 दशकों से मास और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और विशेष अनुभव रखते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति, सुपवा के कुलपति थे हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति होने से पहले। अब पिछले 1 साल से वो हमारे कुलपति हैं, उससे पहले कार्यकारी कुलपति के तौर पे थे। प्रोफेसर राजवीर सिंह जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी IMCMT कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहे और इन्होंने डायरेक्टर के तौर पे कस्टोडियन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, एक UGC का जो प्रांगण है उसके डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत रहे। इनका अनुभव है खास तौर पे डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया को बढ़ावा देने में। प्रोफेसर राजवीर सिंह ने UG और PG के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लगभग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 87 और लगभग पोस्ट ग्रेजुएट में 70 विषयों के ऊपर डिजिटल कंटेंट्स की मल्टीमीडिया के रूप में तैयारी करवाई। इनका हायर एजुकेशन में बहुत अनुभव, गहरा अनुभव है और कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से जुड़े रहे। बहुत सारी UGC, MHRD, NAC की कमेटियों में हमारे माननीय कुलपति जी सदस्य रहे हैं और इनका विशेष अनुभव जो मैं देख पा रहा हूं और एक विशेष रुचि ऑनलाइन शिक्षा पर है। आज हमारा सौभाग्य है वो हमारे बीच में हैं और अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करेंगे। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनको कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से एक प्रेसिडेंट अवार्ड के तौर पर इन्हें नवाजा गया है इनके कार्यों के लिए, और भी बहुत विभिन्न क्षेत्रों में इनकी बखूबी के कारण इनको सराहा गया है। मैं चाहूँगा कि आज हमें इनका जो ज्ञान है जो इन्होंने अपने इस लंबे अंतराल में प्राप्त किया है वो हमें साझा करेंगे और हम सबको अनुरोध करेंगे। मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो जुड़ें और अपनी प्रस्तुति विषय पर दें। धन्यवाद सर।
धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो आज की इस ऑनलाइन संगोष्ठी में सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको मेरा नमस्कार। पंचरत्न शोध संस्थान चंडीगढ़ के तत्वाधान में रोहतक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी ई गोष्ठी में सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए जो विषय मैं समझता हूँ कि जिसमें मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है यूजीसी में काम करते हुए, उस पर बातचीत के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं पंचरत्न शोध संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कोठियाला जी, जो कि हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, वो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुझे खुशी है ये बात साझा करते हुए कि एकेडमिक क्षेत्र में मुझे प्रोफेशनल क्षेत्र से एकेडमिक क्षेत्र की ओर मेरा रुझान बढ़ाने में मैं कहूँगा कि मेरा जो मार्गदर्शन किया और मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया वो और नहीं, प्रोफेसर ब्रिज किशोर कोठियाला जी ये हैं। और खुशी है कि वो आज हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हुए सभी विश्वविद्यालयों को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जो राजीव जी ने कहा कि जिस तरह का जिस दौर से हम कर रहे हैं, जिस संकट से पूरी दुनिया जो है गुजर रही है, और ऐसे में एक सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या एक फिजिकल डिस्टेंसिंग उचित रूप से अगर उसको कहा जाए, तो ऐसे में जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, उनके अंदर क्लासरूम टीचिंग जो है फेस टू फेस जो या कन्वेंशनल मोड ऑफ डिलीवरी जो है एजुकेशन का जो था क्लासरूम टीचिंग का, वो जो है सस्पेंड किया जा चुका है। और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक अल्टरनेट के तौर पे उस एकेडमिक लॉस जो कन्वेंशनल जो मेथड था जो क्लास को होल्ड करने का, वो बंद हो जाने पे एक अल्टरनेट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है या ऑनलाइन क्लासेस का जो चलन है, ये कोई सिर्फ ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी रेलेवेंस जरूर जो है एकदम से समझी जा रही है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा है। और मैं इस सारे विषय को जो है 3-4 हिस्सों में जो है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा अपनी बात को। एक तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे कि ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन या टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग जो जिसको टीचिंग लर्निंग हम बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसका क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है इवॉल्व हुई है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में
उसकी रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो है कुछ विचार रखना चाहूँगा, और साथ साथ में इसकी क्या एडवांटेज है और क्या बेनिफिट है, और किस तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या एक अल्टरनेट के तौर पे जो है ऑनलाइन एजुकेशन को या डिजिटल एजुकेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से इसका एक रियल टाइम अडॉप्शन जो है वो किया जा सकता है, यानी हम अपने शिक्षण संस्थानों में किस तरह से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि आज का जो विषय रखने का जो अभिप्राय है, क्योंकि प्रोफेसर कुठियाला जी हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, तो ये बहुत सोच समझ कर और इस विषय का किस तरह से जो है लोगों को अडॉप्शन में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन एजुकेशन के अडॉप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उस पर भी कुछ जो है दो चार चीज़ें जो मेरे जहन में जो इस विषय पर काम करते हुए, इस एरिया में काम करते हुए जो मेरी समझ इसमें विकसित हुई है, वो भी मैं जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ में साझा करना चाहूँ। एक चीज और जो इस विषय के साथ जो रखी गई है कि इसकी जो ऑनलाइन एजुकेशन की प्रकार यानी टाइप्स के बारे में भी मैंने जो है विशेष तौर पर राजीव जी ने ये बात रखी कि किस किस टाइप्स की जो है ऑनलाइन एजुकेशन की जो हम बात करते हैं। हालांकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसको जो है थोड़ा बहुत क्लासिफाई कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है और अडॉप्शन के पर्सपेक्टिव से क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, उस पर भी बातचीत की जा सकती है। पुणे में जो है पंचनद शोध संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सभी पार्टिसिपेंट्स का रोहतक विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के इस प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत करते हुए, और विशेष तौर पर जो है पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आर्या जी, उनका भी जो है स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को आगे जो है बढ़ाना चाहूँगा। ऑनलाइन एजुकेशन जो है, हालांकि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं इसके महत्व को, लेकिन इसका महत्व उससे भी बड़ा है। और ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इट्स फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आने वाले दिनों में जो है ये ना केवल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि आने वाले समय में एजुकेशन डिलीवरी का मैं ये समझूंगा कि एजुकेशन जो है चाहे वो कन्वेंशनल मोड से डिलीवर की गई एजुकेशन कहें हम, जिसमें टीचर टॉट यानी एक शिक्षक जो है, जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं, which was limited by time and space। यानी एक टीचर जो है क्लासरूम में आता है और स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे इसी बात पे उनकी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग जो है, लर्निंग उनकी डिपेंड करती रही है कि टीचर जो डिलीवर करेगा वो स्टूडेंट्स उससे लर्न करेंगे, और एक क्लास होगी, क्लास का टाइम टेबल होगा। यानी कन्वेंशनल मोड जिसकी हम बात करते हैं उसमें एजुकेशन जो है वो टीचर सेंट्रिक रही है, एंड दैट इज लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। यानी एक टाइम टेबल होगा कि 9 बजे क्लास होगी और फलां क्लासरूम में क्लास होगी।
लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें या डिजिटल एजुकेशन की बात करें या टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें, नाउ इट इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस। आप एनीवेयर एनी टाइम मोड में एजुकेशन को डिलीवर कर सकते हैं, और यही इसकी एक खूबी है, और इसकी जिसको कहते हैं कि फ्लेक्सिबल लर्निंग जो है एक कॉन्सेप्ट है, यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और भी कई चीजें हैं, जैसे स्केलेबिलिटी की बात करें कि क्लासरूम का एक साइज होता है, उसकी एक फिजिकल लिमिटेशन भी होती है कि भाई एक क्लासरूम में 60 बच्चे होंगे, 80 होंगे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इस स्केल को बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या मैसिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, या एक नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करने की बात करें, तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जो है वो है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इस वक्त वो अपनी इन्फेंसी में कहा जा सकता है कि वो आरंभिक काल में है। हालांकि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्शन, खासकर हमारे देश में ये जो है वो ये कहा जा सकता है कि वो इन्फेंसी स्टेज में है, आरंभिक काल में है, क्योंकि अभी इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, उनका समावेश इस ऑनलाइन एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन में अभी उस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप होनी है, और उस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसका इंटीग्रेशन जो है वो एजुकेशन डिलीवरी के इस पूरे प्रोसेस में अभी होना बाकी है, या ये कह लीजिए वो अभी हो रहा है। और उसके चलते जो पैडागोजिकल चेंजेस जो आएंगे और जो कंटेंट डेवलपमेंट के अंदर जो कैलिब्रेशन की जो आवश्यकता होगी, वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आने वाले दिनों में डिफरेंट तरह की एक्सपर्टीज हम टीचर्स में जो है वो डेवलप करने की आवश्यकता पड़ेगी, which will be congruent to augmented reality and virtual reality and ultimately immersive technology की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो आज हम जो बात कह रहे हैं कि भाई कुछ एजुकेशनल कंटेंट ऐसा है जो फेस टू फेस मोड में ही डिलीवर किया जा सकता है, कि शायद ये लिमिटेशंस भी आने वाले दिनों में इमर्सिव टेक्नोलॉजी के आने पे, जो हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं वो फेस टू फेस मोड में ही जो है संभव है। मैं समझता हूं कि वर्चुअल लैब और इमर्सिव टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद ये इस तरह का जो गैप है वो भी मतलब जो है वो पाटा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा एम्पावर करने के लिए होती है। कई बार इस तरह की जो है अवधारणाएं भी हम डेवलप कर लेते हैं कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है और ये जो डिजिटल एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ये टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये टीचर को एम्पावर करने के लिए है, सभी तरह की टेक्नोलॉजीज। और सर्टनली हमें इसी पर्सपेक्टिव में, इसी तरह से इसके अडॉप्शन भी जो है वो इसी नज़रिए से हमें अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करना है। हमें जो है अपने टीचर्स को इस टेक्नोलॉजी की जो है इसके लिए अडॉप्शन के लिए उनका कंफर्ट लेवल भी इंक्रीज करना है। वो अलग से मैं एक हिस्से में इस पर बात करूंगा कि किस तरह से हम इसका अडॉप्शन कर सकते हैं। लेकिन एक दो चीजें जो कॉन्सेप्ट लेवल पे हम अक्सर जो है
कई बार हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो, और ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है, ये ऑफलाइन एजुकेशन है। और ऑफलाइन को हम ये लगाते हैं कि ये फेस टू फेस एजुकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। हम ऑफलाइन और फेस टू फेस को सिनोनिमस मान लेते हैं, जबकि इस वक्त जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से जो है कम्युनिकेशन है, जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन है, बट ये फेस टू फेस है। जैसे पटियाला जी जो है वो सामने बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स जो है वो फेस टू फेस हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे सकता हूं। ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी मीडिएटेड फेस टू फेस जो है लर्निंग है और डिलीवरी है। तो ये कहना कि भाई, अक्सर हम जो है इस तरह का वो करते हैं कि भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन, और ऑफलाइन का मतलब है फेस टू फेस। नो, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन भी जो है फेस टू फेस हो सकता है, और ऑफलाइन जो है वो, ऑफलाइन जो होगा वो मैं समझता हूं कि वो डिजिटल उसके माध्यम से। बेसिक इसमें ये है कि ऑनलाइन का मतलब है कि आप वेब बेस्ड लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग जो है, या एक इंटरनेट के माध्यम से जो है आप जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी जो आपकी है एक इंटरनेट के माध्यम से, वो ऑनलाइन है। और डिजिटल एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है और वो ऑफलाइन भी हो सकती है। यानी अगर ओपन रिसोर्स है वो ऑफलाइन यूज हो सकता है, और अगर मान लिया रिसोर्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो ऑनलाइन होगा। एक तो ये चीज है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बेसिकली, जिसको अगर वाइडर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो जो है डिजिटल एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑनलाइन भी चीजें शामिल हैं, जिसमें ऑफलाइन भी चीजें शामिल है, जिसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज भी शामिल हैं और ऑफलाइन रिसोर्सेज भी शामिल हैं। और ब्रॉडर कंटेक्स्ट में जाएं तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग जो है वो जो है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से टीचिंग लर्निंग की जा सकती है, या टेक्नोलॉजी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग क्या हो सकती है, और उसका क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। और ये कोई आज का नहीं है। जैसे कुठियाला जी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में काफी लंबे टाइम तक रहे हैं, और वहां रहते हुए जो है काफी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है एज ए रिसर्चर इन्होंने किए हैं। मैं अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 1955 में पहली दफा टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग हमारे देश में यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट था, जिसके माध्यम से टैली क्लब एस्टेब्लिश किए गए स्कूल में दिल्ली में। और बिगनिंग देखिए कि 70 टेलीविजन सेट्स के साथ ये जो है देश में टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग का जो कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के स्कूलों से शुरू हुआ 1955 में। और 1959 से 1957 के बीच में 7 के लगभग 7 जो है टेलीविजन जो है स्टेशन जो है वो देश में एस्टेब्लिश किए गए, और स्कूलों में खासकर अर्बन सेंट्रिक जो स्कूल थे उनमें टेलीविजन के माध्यम से एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट किए गए, और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग का एक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी शुरुआत हुई। और 1976, 75, 76 में जो है जुलाई 75 में जिसकी शुरुआत हुई, अगस्त 75 में शुरुआत हुई, और जुलाई 1976 तक जो है एक प्रोजेक्ट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक माइलस्टोन जो मैं ये कहूँगा टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग के क्षेत्र में हमारे देश में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको साइट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो है, और खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के नाम से जो है भी जो है ये एक फेमस प्रोजेक्ट जो है राजस्थान, सॉरी, गुजरात में खेड़ा जो जगह है वहाँ पे
रूरल कम्युनिटी को टेलीविजन के माध्यम से एजुकेशनल मैसेज जो है डिजाइन किए गए और कृषि, हेल्थ, हाइजीन और रूरल डेवलपमेंट के एरिया में ये बहुत ही एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है देश में हुआ और जिसमें साथ साथ में स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी जो है टेलीविजन के माध्यम से इसमें शुरू किए गए। नासा की मदद से जो है इसरो और नासा ने ये जो है एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद 1984 में मेरी उम्र के या कुछ लोग जो मेरे से भी पहले होंगे या कुछ लोग थोड़े बहुत बाद में जो लोग हैं, 84 में CWCR जो है कंट्री वाइड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट जो है यूजीसी ने शुरू किया और टेलीविजन पे जो है दूरदर्शन पे 2 घंटे का कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट किए गए। ये भी जो है एक अच्छा बहुत ही इन्वॉल्विंग, खासकर जो डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और बोले ये बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट जो है कंट्री वाइड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजीसी द्वारा चलाया गया और इसी के चलते जो है सीसी, जिसमें बतौर डायरेक्टर 2012 से 17 तक 5 साल मुझे जो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यूजीसी का एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, दिल्ली में इसका ऑफिस है और जिसका मैंडेट जो है डिजिटल कंटेंट, हायर एजुकेशन में डिजिटल कंटेंट डेवलप करना और डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस कंटेंट को स्टूडेंट्स में डिसेमिनेट करना, ये बेसिकली सीईसी का काम है। और ये कंट्री वाइड क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सीईसी के माध्यम से यूजीसी के द्वारा किया गया और बाद में 1991 में यानी 1991 में फर्स्ट नेशनल टॉक बैक एक्सपेरिमेंट जो है यूजीसी ने के इस सीईसी सेंटर के माध्यम से फर्स्ट टाइम एक इसरो और यूजीसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अभी तक टेलीविजन जो है वो वन वे कम्युनिकेशन था, तो किस तरह से कम्युनिकेशन को, एजुकेशनल कम्युनिकेशन को इंटरेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। सो द फर्स्ट नेशनल टॉक बैक एक्सपेरिमेंट जो है वो 1991 में हुआ और उसी के रिजल्ट से 2004 में नेशनल एजुसेट नेटवर्क, जो एजुसेट के प्रोग्राम स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है चलाए गए 2004 से जिसकी शुरुआत हुई, तो इस प्रकार से एक एजुकेशनल कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग की हमारी अपनी एक हिस्ट्री है। और 2009 में एक मैं ये कहूँगा एक लैंडमार्क डिपार्चर और एक इनिशिएटिव जो है वो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार में, उसकी ये एक शुरुआत थी और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी NMEICT 2009 में। और इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जो है कनेक्टिविटी जो है वो कैसे उनकी बढ़ाई जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जिसमें नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो खासकर जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस भी, मतलब जो है बड़े कॉलेजेस, उनको नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी यानी बैंडविड्थ, एक एम्पल बैंडविड्थ के साथ जो है इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। यूनिवर्सिटीज को मतलब जो है अप टू 1 GB जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई और एक्सेस डिवाइसेस भी जो है लार्ज स्केल पे यूजीसी की फंडिंग जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंप्यूटर परचेज करने पे, टैबलेट परचेज करने पे, इस तरह की जो है एक लिबरल ग्रांट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी गई। कनेक्टिविटी और एक्सेस डिवाइसेस अगर मान लिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के पास होंगे तो तभी जो है डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का जो सपना जो है वो संभव हो पाएगा। और साथ साथ में दूसरा जो कंपोनेंट था वो जो
इसका कंपोनेंट था कंटेंट जनरेशन। तो इस प्रकार एक जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ठीक है 2009 में ये एक स्कीम की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत बड़ा पुश जो है इस पूरे जो है एनएमएसएटी प्रोजेक्ट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो डिजिटल इंडिया का जो एक सौपन जो था और जो प्रोग्राम रहा, और उसमें जो डिजिटल एजुकेशन का जो जिस तरह से उसको पुश मिला, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूजीसी के इस जो सीईसी की अगर मैं बात करूं, जिसका मैंडेट डिजिटल कंटेंट डेवलप करने का और उस कंटेंट को डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिसेमिनेट करने का है, बहुत ही मेजर पुश जो है इस दौरान जो है भारत सरकार का फोकस रहा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान जो है सीईसी के माध्यम से कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है आज जो है वी कैन टेक प्राइड इन दिस फैक्ट दैट द एंटायर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो है लगभग, और खासकर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे जो है if you talk about any subject, the digital content of any subject, today that digital content is available with CEC, it is available with the National Digital Library, it is available with the InflibNet, it is available with the UGC for free access of the students. परंतु जरूरत है कि जैसे आज ये संगोष्ठी है कि ये जो डिजिटल कंटेंट फ्री एक्सेस के लिए अवेलेबल है वो कैसे हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल करवाया जा सकता है, और किस तरह से उसका अडॉप्शन और किस तरह से उसका इंटीग्रेशन जो है हम अपनी जो है एजुकेशन जो सिस्टम है, जो कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, उसके साथ उसका इंटीग्रेशन जो है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और क्यों हमें वो जो है इंटीग्रेशन जो है वो करने की आवश्यकता है। ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं कि जिसके चलते जो है हमें इस चीज की जरूरत है। मैं कॉन्टेक्स्ट की चर्चा करना चाहूँगा कि क्या ऐसा, एक तो मौजूदा जो कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो है फिजिकल वे से कंडक्ट नहीं की जा सकती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वी हैव टू शिफ्ट टू दी ऑनलाइन क्लासेस, और हमारे सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने जो है पूरे देश के लेवल पे प्रयास किया गया इस बात का कि हम जो है बच्चों का जो है एकेडमिक लॉस ना हो, और काफ़ी हद तक हमने सफलता भी प्राप्त की। लेकिन इसको किस तरह से हम सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं और क्यों मतलब हमें ये करना चाहिए। वी ऑल नो दैट, जैसा मैंने शुरू से कहा था कि जो कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट डिलीवरी है, दैट वाज लिमिटेड बाय टाइम स्पेस एंड दैट वाज टीचर सेंट्रिक। और 3-4 चीजें जो हैं हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के सामने हमेशा चैलेंज रही है। एक है रीच, एक्सेस, और दूसरी अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी। यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन को जो है कैसे हर जो है नागरिक तक उसको पहुंचाया जाए, और मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी उसका एक कंपोनेंट है। और एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएं। लेकिन क्या हम किस एक्सटेंट तक उसको किया जा सकता है, कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोली जा सकती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया जा सकता है,
और क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम वो जो है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और साथ साथ में कई बार क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी मतलब जो है उसकी एजुकेशन की रीच भी होगी लेकिन एक्सेस नहीं हो पाती। कारण कई हो सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी का एक कारण हो सकता है, जिसमें इक्विटी की भी बातें हम करते हैं, और क्वालिटी तो हमेशा से जो है एक जो चैलेंज या एक कंसर्न जो है वो हमारा हमेशा से रहा है। और क्वालिटी इट्स ए एवर इवॉल्विंग एंड जो है कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट फॉर एक्सेलेंस। वो हमेशा जो है हम सतत प्रयास में रहते हैं कि उसको और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें कि हमारी जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, इस वक्त जो है वो वर्ल्ड एवरेज लगभग 25% जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मींस जो एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाने के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, यानी +2 पास करने के बाद कितने सारे बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं, वो जो रेशो है वो वर्ल्ड एवरेज 25% है, और भारत का भी जो एवरेज है जो हायर एजुकेशन में GER का वो लगभग इतना ही है, स्लाइटली जो है 25% से थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं विकसित देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वो जो है 40 से लेके और वो 80% तक है। और अगर हम एक नॉलेज सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टि में अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। किस तरह से टेक्नोलॉजी एक को लेवरेज कर सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी को का यूज करते हुए मैं पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट करके रखें, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। तो एक तरीके माइक म्यूट रखें सभी लोग। GER को बढ़ाने के लिए कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ाएं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। और ऐसे में फिर समाधान क्या है? देन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्केल अप द थिंग्स। बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से if one good resource person is available in a particular institute at a particular place, through technology we can make available that good resource to other institutions also। और जो कि ऐसा हो रहा है, जैसे मैं अगर इस NMAICT प्रोजेक्ट की बात करूं और जो भारत सरकार के जो रिसेंट के जो प्रयासों की बात करूं कि जिसके माध्यम से डिजिटल कंटेंट जो जिस तरह से अवेलेबल करवाया गया, चाहे वो स्कूल लेवल पे है चाहे वो कॉलेज लेवल पे। मेरे दौरान जो है मैं CEC में काम करते हुए 5000 जो है टीचर्स को अक्रॉस कंट्री, द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल अक्रॉस कंट्री एट डिफरेंट कॉलेज, एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, they were involved in developing this digital content which was a 4 quadrant content, जिसमें वीडियो, टेक्स्ट, रेफरेंस मटेरियल, वेब रेफरेंसेस और जो है सेल्फ एवेल्युएशन के लिए कंटेंट जो है जो 4 क्वाड्रेंट कंटेंट था वो तैयार किया गया। और मल्टीमीडिया कंपोनेंट जो है उसमें इस्तेमाल किए गए ताकि एक कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरह से ग्राफिक्स, एनिमेशन और दूसरे जो सिमुलेशंस की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कंटेंट की इनरिचमेंट के लिए वो सारा कुछ यूज किया गया। पॉइंट ये है कि टू इंक्रीज द रीच, एक्सेस and address the issue of affordability,
and equity and even the quality. Technology is the answer कि जिसके माध्यम से डिजिटल कंटेंट जो है द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से जो है कंटेंट डेवलप किया जाए, और वो कंटेंट जो है वैलिडेटेड पीयर रिव्यूड कंटेंट अगर है, सर्टिफाइड कंटेंट है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी होगी, एंड दैट शुड बी मेड अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म विच शुड बी यूजर फ्रेंडली, और जिससे मैं समझता हूँ कि स्केल, बड़े स्केल पे भी जो है चीज़ों को किया जा सकता है। अगर मैं इस वक्त बात करूं कि 132 लोग जो हैं वो इस जो है सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, और कोस्ट की अगर बात करें तो पीनट कोस्ट के ऊपर जो है ये इस तरह का जो है प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें, तो वो क्लासें भी इस तरह से जो है बहुत ही लेस कॉस्ट के ऊपर, एक बार जो है डिजिटल कंटेंट डेवलप करने पे आपकी कॉस्ट होगी, उसके बाद उसको कस्टमाइज या रिवाइज मतलब करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, भाव ये है कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम जो है ये चीज़ें जो है कर सकते हैं। और एक जो सोशल, जोग्राफिकल और इकोनॉमिक बैरियर्स जो है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, और हमारे एजुकेशन एक्सेस में जो जिस तरह से जोग्राफिकल जो है बैरियर्स हैं, या सोशल बैरियर्स हैं, या ये कह लीजिए इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग के माध्यम से जो इस तरह के बैरियर्स जो हैं, मैं समझता हूँ उन बैरियर्स को भी ओवरकम किया जा सकता है। और एक जो क्वेस्ट फॉर क्रिएटिंग ए नॉलेज सोसाइटी और एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिस्टम डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो ये डिजिटल एजुकेशन है या ऑनलाइन लर्निंग है, ये एक जो है लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल, अफोर्डेबल काइंड ऑफ एक सॉल्यूशन जो है वो के रूप में उभरता आ रहा है। और खासकर जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो मौजूदा सिचुएशंस हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही एक कारगर जो है सिस्टम आ सकता है। थोड़ा जो काम करने की मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरत है एप्लीकेशंस पे, टेक्नोलॉजीज पे, मतलब जो है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और इमर्सिव रियल जो है टेक्नोलॉजीज की जो मैंने बात रखी है, उस पे काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जो आज हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह से टीचर्स को एम्पावर किया जा सकता है, ये जो सारी चीजें हैं, इन पे कुछ और काम करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है। और और इम्पोर्टेंट जो इसमें जो बात है वो मैं समझता हूँ कि इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है, जहां तक बात है इसके बेनिफिट की और एडवांटेज की, वो कुछ चीजें मैं आप लोगों को पूरे प्रोसेस में जो है वो मैं साझा कर चुका हूँ। खासकर जो मैंने आपको ध्यान दिलाया कि दिस डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन learners the flexibility of space and pace. टाइम एंड स्पेस पहले भी जिक्र किया है कि इट इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम, इट इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेस, कि आप इसको। सभी से निवेदन है कि अपना माइक कृपया म्यूट रखें, इससे डिस्टर्बेंस होती है। सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इसे अपने माइक को म्यूट रखें। ये जो
डिजिटल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी एनीवेयर एनी टाइम मोड में आप इसको लर्न कर सकते हैं इसके माध्यम से। और तीसरा है इसमें पेस की। वी ऑल नो दैट लर्नर एक जो क्लासरूम वो अलग अलग तरह के जो है स्टूडेंट होते हैं, उनका लर्निंग होता है। कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मीडियम पेस्ड लर्नर होते हैं। और जो टीचर सेंट्रिक लर्निंग है उसमें क्या था कि टीचर जिस पेस पे जो पढ़ा रहा है उसी पेस पे अगर लर्नर अगर अपने आप को ला पा रहा है चलेगा, और अन्यथा क्या होगा, जो लेगार्ड जिनकी हम बात करते हैं या जो स्लो लर्नर हैं, वो कई बार कोप के साथ कोप अप नहीं कर पाते, उसके पेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। डिजिटल लर्निंग का जो सिस्टम है उसमें मैं समझता हूं कि जो है पेस ऑफ लर्नर जो है अपने पेस को सेट कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये अवेलेबल है डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग में। और इसके अंदर जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का जो यूज होता है, ग्राफिक्स वगैरह जो है, वो इसको इनरिच बनाते हैं और जो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एनिमेशन के माध्यम से या सिमुलेशन के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से जो है इनहेंस्ड जो है एक किस्म से अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी की जा सकती है और लर्निंग जो है वो इनहेंस्ड की जा सकती है। तीसरा है कि इसमें स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल जो है एक जैसा मैंने कहा कि पीयर रिव्यूड कंटेंट जो है, वैलिडेटेड कंटेंट जो है वो इसके माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो है वो कंटेंट जो है वो एक वैलिडेटेड कंटेंट होगा और एक ऑथेंटिक कंटेंट होगा, यानी कंटेंट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है और इससे क्वालिटी जो है वो इंश्योर की जा सकती है। तीसरा मैं समझता हूँ कि ये इट इज इजी एंड जो एक कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन है ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से वो इंश्योर की जा सकती है, और वो उसका जो इवेल्युएशन का जो जरिया है दैट कैन बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर करेक्ट आल्सो। और एक लर्निंग आउटकम की आपको इंस्टेंट फीडबैक भी जो है ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से मतलब जो है आप इस तरह का जो है उसमें प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से इंस्टेंट आपको फीडबैक भी जो है कि लर्नर ने सीखा क्या है। अगर मैं 4 क्वाड्रेंट कंटेंट की बात करूं, जो सीईसी या यूजीसी की ई पीजी पाठशाला या सीईसी के जो ओपन एक्सेस कंटेंट जो ई कंटेंट डेवलप किया हुआ है उसमें 4 क्वाड्रेंट जो है वो लर्नर के आउटकम को असेस करने के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से एक इंस्टेंट फीडबैक भी इसके माध्यम से मिल सकती है, जो कि अमूमन हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें अनलेस एंड अनटिल आप कोई एग्जाम ऑर्गेनाइज करें उसी के माध्यम से आप वो करें तो तभी संभव हो पाएगा, जबकि ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से इंस्टेंट फीडबैक भी आपको मिल सकती है। और ये मैं पहले ही जो है आपसे साझा कर चुका हूँ कि इट transcends the geographical, social and economic barriers in accessing the educational content. It can help in increasing the gross enrollment ratio also or massification of the higher education also. एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होते हैं और ये आज के दिन जो है लर्निंग जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है। आज की जो लर्निंग है वो डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि पेस तो लर्नर सेट कर ही सकता है, लेकिन जो कंटेंट की कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशनल कस्टमाइजेशन हो सकता है और इवन इंडिविजुअल लेवल तक जो है कस्टमाइजेशन की जो है इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। और इट कैन गिव ए बिग पुश टू दी पेपरलेस सोसाइटी। अगर सारी मतलब ये इस तरह की अगर मान लिया लार्ज स्केल पे अगर ऑनलाइन अगर एजुकेशन की हम बात करें तो बहुत सारा जो है एक जो पेपरलेस सोसाइटी का कंसेप्ट है उसको भी एक बड़ा पुश इससे मिलेगा
और इन्वायरमेंटल जो है इश्यूज है उनको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी रेलेवेंस तो अभी जो है हमारे सामने जो है बिल्कुल सबको साफ दिखाई पड़ रही है कि कोविड सिचुएशन में किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो दे केम एज ए हैंडी और एज ए काइंड ऑफ ए सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस। इम्पॉर्टेंट बात है कि अडॉप्शन कैसे किया जा सकता है, और मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर कुठियाला जिस चीज़ में वाकई ही इंटरेस्टेड हैं वो है अडॉप्शन का। और अडॉप्शन से पहले एक और विषय जो इसी टॉपिक आज का रखा हुआ है उसके साथ जो जोड़ा गया है वो है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो एज सच कोई ऐसा क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की ये क्लासिफिकेशन है। बट सर्टनली अगर टेक्नोलॉजी की टर्म्स में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है वो इमर्सिव लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग, ऑगमेंटेड लर्निंग, ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि भाई ये जो लर्निंग है ये ऑगमेंटेड लर्निंग है, ये जो है वर्चुअल लर्निंग है, और ये इमर्सिव लर्निंग है। तो एक तो ये है। और अगर जो है टीचिंग पेडागोजी की बात करें, मैथोडोलॉजी की बात करें कि किस तरह से आप ब्लेंडेड मोड में मतलब जो है लर्निंग करेंगे या फ्लिप मोड में लर्निंग करेंगे, ये इस तरह से इसकी जो है एक या एज एन अल्टरनेट मोड के तौर पे जो क्रेडिट अर्निंग जिसको बोलते हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से जो संभव हो पाती है, दैट इज स्टैंड अलोन या एक अल्टरनेट के तौर पे। क्योंकि जो फ्लिप क्लासरूम कह लीजिए या ब्लेंडेड लर्निंग कह लीजिए या ऑनलाइन क्लासेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है ऑनलाइन लर्निंग जो है उसकी बजाय इसकी ये कहना ज्यादा उचित होगा कि दीज आर ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज नॉट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन वो एजुकेशन है जो एक अल्टरनेट के तौर पे है, जिसके माध्यम से आप क्रेडिट अर्न करते हैं और क्रेडिट ट्रांसफर करने का जिसमें प्रोविजन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। और इस तरह से मोटे तौर पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है एजुकेशन कंटेंट डिलीवरी का दो तरीके से होता है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस जो बात करते हैं। सिंक्रोनस जो रियल टाइम जो इंटरेक्शन की जो बात करते हैं, जैसे टीचर ट्रेनर जो है या टीचर टॉट जो है, जिस तरह से एक रियल टाइम में एक टीचर जो डिलीवर करता है और लर्नर जो लर्न करता है, दैट इज सिंक्रोनस लर्निंग। और एज सिंक्रोनस लर्निंग की अगर हम बात करें तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग या पॉज एंड रिज्यूम लर्निंग जो है उसको एज सिंक्रोनस लर्निंग या ये कह लीजिए लर्निंग एट लेजर ऑफ द लर्नर। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशंस की हम बात करते हैं। और जो रियल इशू है वो ये है अडॉप्शन का, कि ऑनलाइन एजुकेशन का अडॉप्शन हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं समझता हूं कि इस दिशा में वो ये है कि वी हैव टू टेक टीचर्स ऑन बोर्ड, यानी टीचर्स की ओरिएंटेशन हमें इस ओर करनी होगी। कहीं ना कहीं जरूरत इस चीज की है कि टीचर्स को हमें एम्पावर करना होगा, टीचर्स को उनका कंफर्ट लेवल ऑनलाइन लर्निंग में हमें बढ़ाना होगा। सबसे पहले ओरिएंटेशन और फॉलोड बाय सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो हमें ऑर्गेनाइज करने होंगे। दिस इज वन। और साथ साथ में ना केवल टीचर्स की बल्कि स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन भी इस बारे में होगी। और एक अच्छा पहलू ये है कि हमारा जो ये कोविड फेज जो रहा जो है इस दौरान जो है लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से स्टूडेंट्स ने भी रिस्पॉन्ड किया अच्छे से, काफी हद तक उनका ओरिएंटेशन जो है वो हो चुका है, लेकिन फर्दर और ओरिएंटेशन इसमें करने की जरूरत है। डिफरेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन लर्निंग के हम यूज करते हैं, उस पे हमारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोनों को उनका कंफर्ट लेवल जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी ये चीज जो है वो आसानी से हो पाएगी। और एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि ये टीचर्स की एम्पावरमेंट के लिए है, उनको उनकी डिलीवरी को इनरिच करने के लिए एक टूल है ये। इस दृष्टि से हमें ओरिएंटेशन करनी होगी और इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना होगा।
दूसरा में तीसरा जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स की ओरिएंटेशन के साथ साथ में तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू जो है इसमें जो स्टेप जो रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द course content which can be easily and even can be better delivered digitally। यानी प्रोफेसर कुठियाला जी ने पिछले दिनों हायर एजुकेशन काउंसिल के बैनर के नीचे एक कम्युनिकेशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भेजा था कि आप इस पे एक्सरसाइज करें कि पूरे कोर्स करिकुलम में कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको आसानी से, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस अभी हम नहीं हो पाए हैं, या टेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो उस लेवल तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिनमें जो चाहिए वो जो है वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से या इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको जो एक ये फील दे पाए कि इस प्रैक्टिकल जो है कंटेंट को किस तरह से लर्न किया जा सकता है, वो अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तब तक एक चीज जो है जो हम कर सकते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आसानी से हम ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। दिस इज वन पार्ट। और सेकंड पार्ट इसमें ये है कि उन टॉपिक से संबंधित जो कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट, वो किन किन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कौन कौन से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वो सीईसी का है, वो ईपीजी पाठशाला है, या वो एनपीटेल का है जिसमें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऊपर जो कंटेंट है, या और कोई दूसरे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो एमएचआरडी ने बनाए हुए हैं डिजिटल कंटेंट डेवलप करने के लिए, तो किस नेशनल कोऑर्डिनेटर के प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट अवेलेबल है, या किसी जो है विदेशी प्लेटफॉर्म पे भी क्या वो रेलेवेंट इस तरह का कंटेंट जो है अवेलेबल है। तो ये आइडेंटिफाई करना टॉपिक क्या है जो ऑनलाइन डिलीवर किए जा सकते हैं, और उससे संबंधित जो डिजिटल कंटेंट है वो कहाँ अवेलेबल है। ये दोनों चीजें जो हैं वो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे और फैकल्टी के लेवल पे ये चीजें करने की हैं। और तीसरा एक और जो इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो इसमें बनेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज दे आर फ्री टू डेवलप देयर कोर्स कंटेंट करिकुलम। ये ठीक है कि 70% कंटेंट जो है वो यूजीसी का जो मॉडल करिकुलम है उसके बेस पे है, लेकिन 30% ये गुंजाइश से जो है सभी यूनिवर्सिटीज को छोड़ी हुई है, और स्वाभाविक तौर पर छोड़नी भी चाहिए कि भाई हर इंस्टीट्यूशंस का अपना एक नजरिया होता है चीजों को मतलब आगे बढ़ाने का। और तभी तो वही तो यूएसपी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, खासकर डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस की, कि वो उनका अपना मतलब जो है वो क्या मतलब फोकस एरिया क्या है और किन चीज़ों पे मतलब जो है क्योंकि नॉलेज जो एरिया है वो हमारी एजुकेशन जो है वो जो है लोकल रिक्वायरमेंट को भी मतलब एड्रेस करे, नेशनल रिक्वायरमेंट को भी एड्रेस करे, और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है नॉलेज की उसको भी एड्रेस करे। तो लोकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी जो है कुछ सब्जेक्ट में अगर मान लिया कुछ कोर्स कंटेंट में जो चेंजेस लाने होते हैं, उन चेंजेस के मुताबिक जो डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है उसमें उसको फर्दर उसमें एडिशन की क्या जरूरत है, या उसको कस्टमाइज करने की कैसे जरूरत है। तो ये कंटेंट को क्यूरेट करना और फिर उसको कस्टमाइज करना जो है ये अगला स्टेप है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करना होगा। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये सब बातें जो हमें वो बेमायने रहेंगी अगर ये इस तरह की चीजें हम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो। और फिर ये जो कंटेंट को क्यूरेट करके कस्टमाइज करके एक हर इंस्टीट्यूशंस को अपना एक एलएमएस जो है, या इंस्टीट्यूशंस जो है उनको साथ साथ में इकट्ठे आना पड़ेगा। और हो सकता है एक इंस्टीट्यूशन जो है हर इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे ये काम ना कर पाए, तो दो चार मिल के भी एक क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो ये काम आपस में कर सकते हैं। या जैसे हरियाणा के लेवल पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हायर एजुकेशन काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का एक प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटीज का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, और जो जनरल जो है दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं
उनका एक जो हायर एजुकेशन की अम्ब्रेला के नीचे हैं या टेक्निकल एजुकेशन की अम्ब्रेला के नीचे हैं, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म उनका अलग अलग जो है वो भी बन सकता है, एक भी बन सकता है, और इंस्टीट्यूशंस का अपने लेवल पे बन सकता है। उनका अपना एक LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उनको डेवलप करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि MDU जो है इनफ्लिपनेट के साथ मिलकर हमने अपना एक LMS डेवलप किया है, और डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो 45 PG सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें जो कंटेंट हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया, और कंटेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमने कस्टमाइज किया, उसको क्यूरेट किया और उसको कस्टमाइज किया, और 45 सब्जेक्ट्स अक्रॉस 45 सब्जेक्ट्स 300 पेपर्स यानी 300 कोर्सेज का कंटेंट जो है वो आज हमने अपने LMS पे जो है स्टूडेंट्स और टीचर की एक्सेस के लिए जो है उसको अपलोड किया है। और मैं समझता हूँ कि MDU पहला विश्वविद्यालय है, मैं बाहर की बात नहीं करता, कम से कम हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है जिसने अपना LMS को जो स्ट्रेंथन किया है, उसको कस्टमाइज किया है कंटेंट को क्यूरेट करके, और इनफ्लिपनेट ने हमारी इसमें जो है काफ़ी मदद की है। और अभी 2-4 रोज पहले ही हमने अपने LMS को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये स्टेप जो है मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि ओरिएंटेशन के साथ साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो हमें करनी होगी कि कंटेंट को कैसे क्यूरेट करना है, कैसे उसको कस्टमाइज करना है, और उसके बाद उसको कंटेंट का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि बात यहीं तक नहीं आएगी, कुछ और सब्जेक्ट ऐड होते रहेंगे, कंटेंट जो है और नया कंटेंट बनता रहेगा। भारत सरकार की ये जो डिफरेंट जो आयाम हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, इनके माध्यम से एक बार बेसिक कंटेंट जो है वो डेवलप हो चुका है। अब उस कंटेंट को और आगे इनरिच करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे टीचर्स को जो है हमें ट्रेन करना होगा कि कंटेंट का प्रोडक्शन जो है वो कैसे किया जा सकता है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट जैसे प्रोफेसर कोठियाला जी है जो है कुरुक्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी के जो है डायरेक्टर रहे, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला और वहाँ भी हमने एक स्टूडियो जो है डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन के लिए वहाँ स्टैब्लिश किया हुआ है। और उसी की लाइंस पे MDU के जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी हमने एक इस तरह का स्टूडियो जो है कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो जो है, जिसको हम बहुत जल्दी ही कंटेंट प्रोडक्शन के लिए जो है यूज कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि हमने अपने MDU के लेवल पे एक डायरेक्टर जो है डिजिटल लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश किया है, जिसका एक डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, और उसके साथ में 3 डेप्टी डायरेक्टर्स यानी टीचर इंचार्ज जो है, एक प्रोडक्शन का इंचार्ज होगा और एक जो है LMS का इंचार्ज होगा, और एक पेडागोजी के एरिया में जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, पेडागोजिकल चेंजेस हैं, कंटेंट डिजिटल कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जा सकता है, इस सब को देखने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है। और हर डिपार्टमेंट में एक नोडल टीचर जो है डिजिटल लर्निंग के पर्पज के लिए जो है वो जो है उसको डिजिग्नेट किया गया है, और एक पूरा सिस्टम जो है वो मतलब जो है इन प्लेस किया गया है कि जिससे हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग और के साथ साथ में एक और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो कदम उठाना होगा, मेकिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर अडॉप्शन ऑफ डिजिटल लर्निंग। सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार ने ऑलरेडी UGC ने एक जो है UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है बनाया था, एक रेगुलेशन जो है UGC ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है 2016 में। अगेन आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी जिसने वो रेगुलेशन कह लीजिए या जो क्रेडिट ट्रांसफर फ्रेमवर्क जो है जो बनाया हुआ है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने उसको अडॉप्ट करना है, यानी उसको अपने एकेडमिक काउंसिल्स के माध्यम से उसको अडॉप्ट करना है, कि जिसमें आप अपने डिपार्टमेंट्स को, आप अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है MHRD का डेवलप किया हुआ, कि जिसपे जो है मूक्स जो है मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और वो कोर्सेज जो है किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को वो मूक्स के माध्यम से क्रेडिट अर्न करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेज में हम एक पेपर ऑफर करते हैं एनवायरमेंट साइंस का,
कि भाई सभी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए एनवायरमेंट साइंस का पेपर वो पास करना मतलब जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, अगर वो पास नहीं करेगा तो ग्रेजुएशन की डिग्री उसकी नहीं मिलेगी। इट्स ए कंपल्सरी। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कंपल्सरी सब्जेक्ट किया गया। अब वो बहुत से कॉलेजेस में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कई बार बहुत से कॉलेज में टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। मैं समझता हूं कि सीईसी ने एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट स्टडीज के जो जो यूजीसी का सिलेबस जो डेवलप किया हुआ था, सभी कॉलेजेस ने उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। उस पे 2 पेपर जो है वो 2 कोर्सेज ऑलरेडी सीईसी ने जो है डेवलप किए हुए हैं और वो अपलोड किए हुए हैं। उसका मूक कोर्स भी जो है वो स्वयं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसकी जो भी क्रेडिट है, 2 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का, आपके बीओएस ने, आपकी मतलब एकेडमिक काउंसिल ने जो भी प्रोविजन किया हुआ है यूनिवर्सिटीज में, मैं समझता हूँ वो आसानी से जो है हम अपनी एकेडमिक काउंसिल्स के माध्यम से, अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी के माध्यम से ये प्रोविजन कर सकते हैं कि भैया जहाँ टीचर्स अवेलेबल है ठीक है, अगर जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, यू अलाउ योर इंस्टीट्यूशंस टू अर्न, यू अलाउ योर स्टूडेंट्स टू अर्न क्रेडिट ऑनलाइन। अभी हाल में ही मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जो मेरे साथ मतलब जिसका मुझे चार्ज दिया गया है इन एडिशन टू एमडीयू, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से ये प्रोविजन कर दिया कि हमारे यहाँ जैसे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है फिल्म एंड टेलीविजन में, आर्किटेक्चर में, विजुअल आर्ट में, डिजाइन में, कि 4 साल के दौरान 2 मूक्स कोर्सेज किसी भी प्लेटफॉर्म से बच्चे को, खासकर स्वयं प्लेटफॉर्म से मतलब जो है बच्चे को 2 जो है मूक कोर्सेज, फाइनल डिग्री उसको तब अवार्ड होगी जब उसको 2 मूक कोर्सेज इन एडिशन टू जो उसके कोर्स कंटेंट जो उसका सिलेबस है उससे अलग 2 मूक कोर्सेज वो जो है ऑनलाइन अर्न करेगा। दिस विल ओरिएंट देम कि वो ऑनलाइन रीडिंग जो है वो लर्निंग जो है वो करें। इसी तरह से दूसरी यूनिवर्सिटीज भी जो है मैं समझता हूँ ये इस तरह का स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अडॉप्शन ऑफ डिजिटल लर्निंग जो है वो हमें करना पड़ेगा। और ये देखना होगा कि डिजिटल जो लर्निंग है वो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पर्पज हमने रखना है या क्रेडिट अर्न करने के लिए उसका पर्पज हमने रखना है। आप अपने स्टैट्यूटरी में जो प्रोविजंस के माध्यम से कुछ विषयों में जो है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस मतलब देखिए कर सकते हैं, कुछ एरिया में आप उसको क्रेडिट अर्न करने के लिए उसका जो है स्वयं प्लेटफॉर्म मूव्स के माध्यम से ये चीजें की जा सकती हैं। तो इस तरह से ये प्रोविजंस मतलब आपको करने होंगे। और मैं समझता हूं कि दिस विल आल्सो मेक डिजिटल लर्निंग अफोर्डेबल आल्सो। कुछ और चीजें हैं, 1-2 चीजें जो इसी से जुड़ी हुई हैं। एक राइट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैं समझता हूं कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना होगा। कनेक्टिविटी की जहां तक मैं बात करता हूं कि कनेक्टिविटी इज ए लार्जर इशू। भारत सरकार जो है एनकेएन के माध्यम से ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस को 1 GB बैंडविड्थ का जो है कनेक्टिविटी दी हुई है। जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने अपना जो है ये इसका यूज जो है 1 GB का शो किया है या उनका एक्सीड भी हुआ है, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जिनमें एनकेएन ने उससे ज्यादा बैंडविड्थ भी अलाउ किया है। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में 100 MBPS की कनेक्टिविटी दी हुई थी 1 GB के बजाय। हमारे बच्चों का यूज जो है वो 100 से ज्यादा बढ़ा हुआ मतलब जो है जब हुआ और हमने एनकेएन अथॉरिटी को जो है MHRD को अप्रोच किया तो उन्होंने हमारा 1 GB का कर दिया। मुझे मालूम हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशंस अगर मान लिया कनेक्टिविटी को जो अवेलेबल है उसको अगर ज्यादा यूज अगर आप कर पा रहे हैं बच्चों में, अवेयरनेस अगर बच्चों में ज्यादा आपने क्रिएट की है और बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बढ़ा भी जा सकता है। तो ये इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। एक्सेस डिवाइसेस की जहां तक बात मैं करता हूं
तो वी कैन मेक प्रोविजन। हमने अपने जो है एमडीयू में इस तरह का प्रोविजन जो है हमारे जो है डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट फंड आता है, उसके माध्यम से जो बीपीएल के बच्चे हैं उनको जो है कुछ एक अमाउंट रखा है कि भाई कुछ अपनी तरफ से वो खर्च करें और कुछ जो है यूनिवर्सिटी आपकी मदद करेगी। और एक इस तरह से एक्सेस डिवाइसेस पे जो है जोर दिया गया है। उससे पहले हमने एक सर्वे करवाया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो हमें पता चला कि लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो वो धीरे धीरे जो है उस चीज़ को भी मतलब मैं समझता हूँ कि सरकार के लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी और एक्सेस डिवाइसेस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अहम जो है वो एक फाउंडेशन है कि अगर कनेक्टिविटी और एक्सेस डिवाइसेस नहीं होंगे तो ये चीज़ें जो है बेमाने होंगी। दूसरा एक इसमें एक चीज और है जो एक अल्टरनेट के मतलब जो अफोर्डेबिलिटी को भी मतलब जो है एड्रेस करेगा, वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो है, जब मैं सीवीसी में रहते हुए कॉन्सेप्ट हमने फ्लोट किया था कि भाई डिजिटल लॉन्च या डिजिटल कॉर्नर का, जिसे लाइब्रेरी में एक रीडिंग कॉर्नर हमारे सभी लाइब्रेरी में होता है कि ओपन एक मतलब जो है रीडिंग कॉर्नर या रीडिंग हॉल होता है कि जिसमें बच्चे जाके अपनी बुक्स भी या मतलब जो है लाइब्रेरी की बुक्स जो है वो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि सभी इंस्टीट्यूशंस के पास जो है कंप्यूटर लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब्स हैं आज। उन पे एक हेडफोन्स और जो है कनेक्टिविटी ऑलरेडी उनमें है। तो अगर आप लोकल सर्विस पर आप अपने एलएमएस को जो है आप अपने लोकल सर्वर पे अगर अपना ये जो डिजिटल कंटेंट विच इज़ फ्री अवेलेबल, और खासकर हरियाणा सरकार के साथ जब मैं सीईसी में डायरेक्टर था, एक एमओयू हमने साइन किया था हरियाणा सरकार के साथ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, कि ये सारा का सारा जो डिजिटल कंटेंट जो सीईसी के पास यूजी के पास अवेलेबल है, चाहे वो इनरिचमेंट कंटेंट पहले का जो कई वर्षों से इकट्ठा किया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट है वो, और बाद में जो सिलेबस बेस्ड कंटेंट जो ई कंटेंट डेवलप किया हुआ है, और बाद में मूक्स वगैरह भी जो प्रोग्राम डेवलप किए हुए हैं, ये सारा डिजिटल कंटेंट जो है लो बैंडविड्थ में आप अपने एक 10 जीबी के सर्वर पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि वो उसका अगर लोकल इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अगर मान लिया बच्चों के लिए इंटरफेस अगर आप क्रिएट कर देते हैं तो बच्चा आएगा अपने किसी एक्सेस डिवाइस पे, पेन ड्राइव पे, उसको जितने लेक्चर्स जो उसके काम के अपने सब्जेक्ट से संबंधित है, उसमें 100 सब्जेक्ट्स का कंटेंट है, उसको 100 के 100 थोड़े चाहिएंगे। उसको अपने जो 2 या 3 उसके जो सब्जेक्ट हैं उनका कंटेंट वो एक पेन ड्राइव में आ जाएगा, पेन ड्राइव होगा, उसमें वो उसको जो है स्टोर करके एनी वेयर एनी मोड में उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह से अफोर्डेबिलिटी को एड्रेस कर सकते हैं, और जो ये इंटरनेट का जो झंझट है इससे भी उसको छुटकारा जो है कर सकते हैं। और अगर उसके पास अपना कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप या पीसी उसके पास नहीं है, तो आपके पास एक कंप्यूटर जो बड़ी सी लैब है, डिजिटल लॉन्च का आपको एक मैडम विमल, आप अपना माइक ऑफ करो प्लीज। उसको एक डिजिटल कॉर्नर के तौर पे आप डेवलप कर सकते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी आपके एलएमएस से और आपके लोकल सर्वर से कर सकते हैं जिसका आपका डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है। तो वहाँ वो बैठ के हेडफोन लगा के वो दूसरे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, पर उसमें 50-100 बच्चे जो है एक टाइम में जिस इंस्टीट्यूशन की जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक इस तरह का डिजिटल लॉन्च भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं मैं समझता हूँ जिनके माध्यम से हम जो है डिजिटल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, डिजिटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को, ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कह लीजिए, इसका अडॉप्शन कह लीजिए, हम बहुत अच्छे से अपने कन्वेंशनल मोड ऑफ डिलीवरी है उसके साथ इसको कर सकते हैं। और हम अपने टीचर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी उनका लर्निंग आउटकम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने टीचर्स की जो है कैपेसिटी भी बिल्डअप कर सकते हैं, और उनकी डिलीवरी के सिस्टम को और इनरिच करने के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए सिस्टम, हम मैं समझता हूँ
उनकी मदद कर सकते हैं। और उनकी मदद का मतलब ये है कि हम पूरे सिस्टम की, स्टूडेंट कम्युनिटी की और एक पूरे लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है पंचनद शोध संस्थान का इस विषय पे बहुत लंबे समय तक बोला जा सकता है। बहुत और ऐसी बातें हैं जो साझा की जा सकती हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि समय की सीमा होती है, हर विषय की सीमा होती है। मैं पंचनद शोध संस्थान का मुझे ये मौका देने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, और खासकर क्योंकि अगला एकेडमिक सेशन जो है उसकी तैयारियां सभी इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं, तो मेरा फोकस ज़्यादा इस बात पे था कि किस तरह से हम इसका अडॉप्शन जो है, किस तरह से इसका इंटीग्रेशन जो है हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हैं। उस तरह से इस बात को रखने का मेरा जो है मकसद ज़्यादा था। मैं समझता हूँ जरूर इससे कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा, और इससे अलग भी जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो प्रयास से ये किए जा रहे हैं, उसमें अगर किसी भी विश्वविद्यालय को, किसी भी इंडिविजुअल टीचर को अगर किसी तरह की अगर ये आवश्यकता महसूस हो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फैकल्टी के मेंबर आपकी इस मामले में कोई सहायता की, अगर कोई किसी भी स्टेज पर अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़े, तो हमारा ये भी प्रयास है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कम से कम आधा दर्जन रिसोर्स पर्सन जो है अलग अलग विषयों पे, ऑनलाइन एजुकेशन के ही, डिजिटल एजुकेशन के ही अलग अलग विषय, कोई आदमी कंटेंट प्रोडक्शन में, कोई आदमी कंटेंट क्यूरेशन और कस्टमाइजेशन में, कोई आदमी पेडागोजी के एरिया में, अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज जो है वो हम डेवलप करें, ताकि दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस को की हैंड होल्डिंग भी की जा सके, और हम एक दूसरे का जो है हाथ पकड़ते हुए और हाथ बढ़ाते हुए, क्योंकि जैसा कहा गया है कि विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है। जो ज्ञान, किसी प्रकार का जो ज्ञान है, अगर उसको बांटा जाए तो मैं समझता हूँ वो बढ़ता है, और वो बांटने वाले जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। इसी विचार के साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो है इस बात को सुना, और उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ फायदा जरूर इससे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को, हमारे युवाओं को मिलेगा। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण जी आर्य, मेरे कुलीग और दोस्त प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, पंचनद शोध अध्ययन केंद्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अध्ययन केंद्र के संयोजक प्रोफेसर राजीव जी, प्रोफेसर ढींगरा जी, इस विमर्श में उपस्थित पंचनद शोध संस्थान के विभिन्न केंद्रों से उपस्थित विद्वान कार्यकर्तागण और अन्य विद्वज्जन हो जो पंचनद शोध संस्थान के आमंत्रण पर इस गोष्ठी में आए, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। प्रोफेसर राजवीर सिंह का जो लंबा अनुभव है कम्युनिकेशन के, पब्लिक रिलेशंस के फील्ड का, आपका अनुभव, फिर मास कम्युनिकेशन के अध्यापन का अनुभव, फिर डायरेक्टर, एक मीडिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का अनुभव, और फिर एक ऐसे संस्थान को आपने 5 साल कल्टीवेट किया जिसका काम ही डिजिटल कंटेंट बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसको क्यूरेट करना, उसको कंसीव करना, क्यूरेट करना, उसको बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना।
ये सारा अनुभव लेकर के जो आज विस्तृत जानकारी राजवीर सिंह जी ने दी है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन एजुकेशन और जो डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन नहीं भी है, उन दोनों को आपने बहुत विस्तार से और सहजता से इस विषय में रखा है। और आपने ये भी कुछ इशारे किए कि हमको क्या करना चाहिए। प्रश्नों में भी बातें, जो समस्याएं आने वाली थी वो आई, और उनका भी आपने बखूबी जवाब दिया। आपके अनुभव की जो लाभ है, अनुभव का लाभ जो है, वो सारे शिक्षा जगत को मिले, यही प्रयास इस गोष्ठी के माध्यम से पंचनद शोध संस्थान ने किया है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग जब गोष्ठी में आए थे और अब इन लगभग 2 घंटे में वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड, वी नो मोर about digital and online education, and we also are more confident to the concept of this online education. एक नई शब्दावली आजकल गढ़ी गई है जिसको बोलते हैं फिजिकल, दैट इज द फिजिकल एंड डिजिटल एजुकेशन, बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। कुछ लोग इसको ब्लेंडेड एजुकेशन मोड भी कहते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमको ये एक्सेप्टेबल हो या ना हो, हमको अच्छा लगता हो या ना लगता हो, कई सालों से शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रयास, गंभीर प्रयास हो रहा था। और कुछ संस्थानों ने इसको काफ़ी अडॉप्ट भी किया था, लाइक IITs एंड IIMs में जो टीचिंग का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन होता था। असाइनमेंट्स ऑनलाइन थी, असाइनमेंट्स का इवैल्यूएशन ऑनलाइन था, लेक्चर से पहले टीचर डिस्कशन के पॉइंट्स ऑनलाइन दे देते थे, क्लास में डिस्कशन होती थी। ऐसा पिछले 10 वर्षों से कहीं कहीं चल रहा है, और जो अच्छे यूनिवर्सिटी विश्व में हैं उनमें ये काफ़ी चल रहा था। आज की परिस्थिति ने हमको इस प्रोसेस को और तीव्र गति से अपनाने के लिए, समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए हमें मजबूर किया। परंतु यह एक ऐसा मौका बना जिसमें अपॉर्चुनिटी, जो क्राइसिस था वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ, और अपॉर्चुनिटी को हम में से कुछ लोग जो हैं जो उसको एडवांटेज में बदलने जा रहे हैं। ये भी पक्का है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं इस अवसर का लाभ उठाकर और आप इसमें निपुणता प्राप्त करके, इसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त करके, जैसे कि राजवीर जी ने कहा कि इसके कंटेंट प्रोडक्शन का, कंटेंट क्यूरेशन का, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक बहुत बड़े इश्यूज है। कंटेंट प्रोडक्शन में भी कई तरीके हैं, आपका कई तरह की आप आर्गुमेंट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए, टीचिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा देते हुए आपको आर्गुमेंटेड रियलिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न आया था प्रैक्टिकल्स के बारे में। हम सबको मालूम है कि जो बायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल होते थे और मेडिकल कॉलेजेस में जो इसकी एनाटॉमी की जो प्रैक्टिकल होते थे, आज वो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप फ्रॉग को, अर्थवर्म को आप नहीं काटते हैं, आपको वो सारा सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस से कराया जाता है, और ऐसा ही लगता है जैसे आप कर रहे हैं। अगर आपने अपना जो चाकू है वो गलत वेन पे लगा दिया और खून निकल गया, तो आपका जो सारा जो है वो रीडू करने के लिए आ जाता है। ये सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइजेस, सिमुलेटेड एक्सरसाइजेस, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सरसाइजेस, ये सारे आने वाले हैं। और इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो है, विषय ये है कि हम इसको
सीखते हैं और कब सीखते हैं। जो लोग इसको जल्दी सीख लेंगे वो इसका एडवांटेज लेंगे, पायनियर होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिन्होंने 80s और 90s में जिन्होंने कंप्यूटर सीखा वो बहुत आगे बढ़े, जिन्होंने प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखी, उनके कैरियर बहुत आगे बढ़े। इसी तरह से जब हम नई चीज़ों को समाज में लाते हैं, जो उनको अडॉप्ट करने वाले पहले लोग होते हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। आज ये मौका हम सब के पास आज है, हम में से जो इसको अच्छी तरह से अडॉप्ट करेंगे, इसमें इनोवेट करने की भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ऐप्स बहुत सारी हैं, नई ऐप्स बनाई जा सकती हैं, और ऐप्स का किस किस प्रकार से प्रयोग करना। आज आप देखते होंगे कि 6 साल का बच्चा एक 1.5 मिनट की फिल्म बना करके उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाता है, मोबाइल से फिल्म बनाता है। आज इनोवेट करने की और लेटरल थिंकिंग करने की बात है, और इसको हम करने जा रहे हैं। जैसा कि राजवीर जी ने बताया कि हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने कोविड से पहले ही इस विषय पे ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोत्साहन देने के लिए काम शुरू कर दिया था, और अभी हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा हुआ है, और बहुत जल्दी ये काम लगभग हो ही गया है कि हर एक सिलेबस को 4 हिस्सों में आइडेंटिफाई करें। पहला हिस्सा वो है जो विद्यार्थी अपने आप ऑनलाइन विभिन्न सोर्सेज से सीख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोर्स बता दिया कि भी इस सोर्स पे जाओगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, जो शायद कक्षा में पढ़ाने से भी बेहतर होगी। दूसरा, ऐसे आइडेंटिफाई करें जिनको थोड़ा सा क्लास में पढ़ाएंगे और शेष आप ऑनलाइन किसी ओपन सोर्स से या किसी ऑनलाइन सोर्स से, यूट्यूब से वगैरह से सीख सकते हैं आप। तीसरा वो है जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, मगर उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और उसके जो बाकी डायमेंशन है वो ऑनलाइन आप और ज़्यादा सीख सकते हैं। परंतु एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होने वाला है जो कक्षा में ही पढ़ाया जा सकता है और प्रैक्टिकल लैब में ही सिखाया जा सकता है। जब हम अपने सारे कोर्सेज को इन 4 हिस्सों में बांट लेंगे तो हमारी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमको आने वाले वर्षों में हमारा जो टीचिंग का सिस्टम है वो हम अच्छी तरह से उसको प्लान कर सकेंगे। और दूसरी बात तो मुझे लगती है कि हमारा एक मनस्थिति बदलने का समय आ गया है। इस विषय में कभी और चर्चा हुई तो किसी एक्सपर्ट से बुला के बात करेंगे। अब हम टीचिंग का माहौल समाप्त होने वाला है, लर्निंग का माहौल प्रारंभ होने वाला है। हमने क्लास ले ली और पढ़ा दिया, बच्चों को हमारा जो टीचर्स का मेंटालिटी है वो ये होनी होगी कि हमको सिखाना है। बच्चे की मेंटालिटी ये नहीं होगी कि मुझे पढ़ना है, बच्चे की मेंटालिटी ये होगी मुझे सीखना है। जब ये सीखने सिखाने का माहौल बनेगा तो ये शिक्षा, उस शिक्षा में ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। एक बात आई है, मैं सुभाष जी से कहना चाहूँगा कि आप फिर से एक बार पुस्तक को पढ़ें। बेला मोदी के कोई मॉडल नहीं है, वो पार्टिसिपेशन मॉडल का प्रैक्टिकल उन्होंने करके देखा था, और वो करके देखा था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, वो एजुकेशन और टीचिंग के लिए नहीं है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि जो हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या आवश्यकता है। हमारे हरियाणा में हमको बैंडविड्थ की बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं जब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या पंचकुला और चंडीगढ़ जैसे स्थानों में भी बैठते हैं, वहाँ भी कभी कभी बैंडविड्थ की समस्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज की आवश्यकताओं को देखते हुए जो बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी ध्यान है कि अब आने वाले समय में आपको कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, डिपेंडेबल कनेक्टिविटी चाहिए, और
तो मुझे लगता है कि ये अब इस विषय पर हम ये ना सोचें कि ऑनलाइन एजुकेशन यस और नो, हम ये सोचें कि ऑनलाइन एजुकेशन हाउ एंड हाउ सून, कितना जल्दी मैं ऑनलाइन एजुकेशन में इनोवेट करके आगे बढ़ूं। मुझे लगता है कि हमको ये प्रश्न अपने से करने चाहिए। हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल ने 2 काम प्रारंभ किए हैं जो अगले 15 दिन में पूरे होने वाले हैं। पहला तो ये है कि हमने एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप करवा रहे हैं, जो अध्यापकों के लिए होगा। ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ टेस्टिंग होगा। आप जैसे बताया गया, उसकी अपनी पेस होगी, एनीवेयर एनी टाइम कर सकते हैं आप। अभी आधा घंटा उसको कर सकते हैं, अभी 2 घंटे कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट होगा, अगर टेस्ट कर लेंगे तो अगले मॉड्यूल में एंटर करेंगे आप। ये हर एक टीचर को एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि इस ऑनलाइन एजुकेशन में आपको कितनी बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। दूसरा, एक मैनुअल बना रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए मैनुअल होगा, स्टूडेंट्स मैनुअल हाउ टू लर्न ऑनलाइन, वो भी हम बना रहे हैं। उसको इंग्लिश का प्रारूप तैयार हो गया, उसको हिंदी में बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हरियाणवी थोड़ा सा उसमें लहजा भी आ जाए, जिससे जो बच्चा कॉलेज में पहले वर्ष में आए उसको उस मैनुअल से पे पढ़ने से उसको सीखने का एक अच्छा सा सहज सा वातावरण बन जाए। ये सारा करने की आवश्यकता है। एक बड़ा परिवर्तन समाज में होने जा रहा है। उस बड़े परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा में होने जा रहा है। शिक्षा में होने वाले बड़े परिवर्तन का एक हिस्सा जो बड़ा सिग्निफिकेंट है वो हायर एजुकेशन में होने वाला है। और उस परिवर्तन में अध्यापक की भूमिका, बौद्धिक जगत की भूमिका बहुत अधिक होने वाली है, क्योंकि बौद्धिक जगत पर बहुत डिपेंड करेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप एडवांटेज में कैसे बदलेंगे। राजवीर जी ने आपके सामने एक बड़ा कैनवस रखा है। उस कैनवस को देखते हुए हम उसको कैसे एक्सपैंड करें, उसको कैसे इंटरनलाइज करें और उसको कैसे अपने व्यवहार में लाएं, ये हमको अपने अपने लेवल पर तय करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी जब जब मौके मिले हमको पंचनद शोध संस्थान के कार्यकर्ता होने के नाते और पंचनद शोध संस्थान के कार्यक्रमों में सहभागिता करने के नाते हमको उनमें आगे लीडरशिप रोल लेके ये काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक बहुत जानकारीपूर्ण और मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन राजवीर जी ने किया है और ऐसे और भी केंद्रों को ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन लर्निंग का एक माहौल पूरे प्रांत में और पूरे क्षेत्र में हम लोग बनाने में सफल हों। मुझे लगता है कि इतना ही कहना इस समय काफ़ी है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।